नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को विदित हो गया होगा, हमारे थंबनेल के माध्यम से आप सभी लोग परिचित हो चुके होंगे कि आज का टॉपिक सर का क्या रहने वाला है। तो जी हाँ, बिल्कुल आज का टॉपिक हम बात करेंगे रामसर साइट्स के बारे में। और रामसर साइट्स के बारे में हम थोड़ा सा आपको विश्व और भारत का परिचय कराते हुए उत्तर प्रदेश के बारे में हम आपको संक्षिप्त विवरण कराने वाले हैं। आज के टाइम में जो रामसर साइट से प्रश्न बन रहे हैं, जो रामसर साइट से क्वेश्चन उठ रहे हैं एग्जाम में, उनका खात्मा जो अपने को करना है, इस सिलसिले में हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं। पिछला जो हमारा टॉपिक था वो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के ऊपर था, जिसमें हमने थारू जनजाति के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। नेक्स्ट वीडियो में हम बुक्सा, खरवार, अगरिया, सहरिया, इन जनजातियों के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हर एक बच्चा जो वेटलैंड से परेशान होता है, जो वेटलैंड या आर्द्रभूमि से क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है, उसका क्वेश्चन सही हो जाए। ये एक वीडियो मात्र आपकी ज़िंदगी में जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम का, वो आपका सही हो जाएगा। ये सिर्फ एजीटीए ही नहीं, बल्कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपके हो रहे हैं और जिसमें जीएस का पोर्शन आ रहा है, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यूपीपीएससी की बात कर लो, चाहे ट्रिपल एससी की बात कर लो, चाहे यूपीपीएससी, यूपीएससी, ठीक है, या अदर कोई स्टेट जो एग्जाम होते हैं पीएससी लेवल के, उन सब बच्चों के लिए क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड पर। क्या होता है आर्द्रभूमि और क्या होता है वेटलैंड, फिर इससे जुड़ी हुई कहानी को हम और आगे विस्तार पूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्द्रभूमि, मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर वर्ष भर या वर्ष के कुछ महीनों तक प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से बहता हुआ या रुका हुआ जल, खारा जल, मीठा जल, किसी भी प्रकार का जल यदि रुका हुआ है, एक मर्सी एंड स्वैम्पी जैसी कंडीशन बन रही है, दलदली जैसा क्षेत्र बन रहा है, वो आर्द्रभूमि कहलाएगा। परंतु उस पानी की जो गहराई है वो 6 मीटर से ज्यादा ना हो। अदरवाइज वो अगर तालाब में वेटलैंड होगा, तालाब वाला वेटलैंड होगा, तो बड़े तालाब की श्रेणी में आ जाएगा, बड़ी झील की श्रेणी में आ जाएगा। तो वेटलैंड या आर्द्रभूमि हम उसे कहेंगे कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर पानी रुका हुआ हो, प्राकृतिक या कृत्रिम किसी भी ढंग से, 6 मीटर से गहराई ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आर्द्रभूमि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आर्द्रभूमि जो होती हैं हमारे पशु पक्षियों के लिए एक आवास प्रदान करती हैं। विदेशी, प्रवासी, भारतीय, स्थानीय पक्षियों को क्या करती हैं, एक हैबिटेट प्रोवाइड कराती हैं। साथ ही साथ हमारे जैव विविधता का कंजर्वेशन करती हैं, मृदा के अपरदन को रोक के रखती हैं, बाढ़ से हमें बचाती हैं, हमारे भूमिगत जल स्तर को बढ़ाती हैं। साथ ही साथ जो आर्द्रभूमियां होती हैं वो रासायनिक अवयवों का पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग करती रहती हैं। इस वजह से इनको किडनी ऑफ नेचर की संज्ञा दी गई है, मतलब इनको प्रकृति का गुर्दा भी कहा गया है। किनको? आर्द्रभूमियों को। तो जो भारत के अंदर हम बात करते हैं आर्द्रभूमियों की निगरानी या आर्द्रभूमियों की पहचान कौन करता है, तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा आर्द्रभूमियों की पहचान की जाती है। और रामसर साइट क्या है, अब हम बात करते हैं। तो ईरान का एक शहर है रामसर, वो कैस्पियन सागर के तट पर बसा हुआ है। उस रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को एक आर्द्रभूमि के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है, जिसको आर्द्रभूमियों पर पहला समझौता माना जाता है। तो 2 फरवरी 1971 में हुआ। इस समझौते में जो आर्द्रभूमियां हैं उनको शामिल किया जाता है। रामसर में हुआ समझौता, इसलिए इसको रामसर समझौते के नाम से जाना जाता है। कोई भी देश अगर रामसर समझौते में शामिल होता है तो उस देश की कम से कम एक जो साइट है वो रामसर साइट में रखी जाएगी, एक आर्द्रभूमि मिनिमम, ये बात कही जाती है, बाध्यता होती है। अब बात करते हैं हमारा जो भारत है, 71 में कन्वेंशन हुआ, भारत कब शामिल हुआ, तो भारत 1 फरवरी 1982 को शामिल हो गया। 1 फरवरी 1982 को शामिल हो गया। 2 फरवरी को ये सम्मेलन हुआ। इस कारण हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है और यह मनाना शुरू हुआ 1997 से। ये तो हो गया सरकारी संगठन।
एक नीदरलैंड में 1996 में संगठन बना जो कि गैर सरकारी संगठन है और वो भी आर्द्र भूमियों के संरक्षण पर कार्य करता है साहब। उसका नाम क्या है? वेटलैंड इंटरनेशनल। क्या नाम है उसका? वेटलैंड इंटरनेशनल। अब वर्ल्ड का ऐसा कौन सा देश जिस देश की पहली आर्द्र भूमि को रामसर साइट का दर्जा मिला है? तो ऑस्ट्रेलिया में है कबोर्ग पेनिनसुला 1974 में, जिसको आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया। विश्व में कनाडा में ऐसा सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है जिसको रामसर साइट में माना गया, जिसको क्वीन मार्ड के नाम से जाना जाता है। भारत के अंदर आज हम बात करें तो हम 85 रामसर साइट के साथ खड़े हुए हैं और हमारी सरकार का एजेंडा है, एनडीए सरकार का एजेंडा है कि 100 रामसर साइट इंडिया के अंदर होनी चाहिए। 2013 तक भारत के अंदर मात्र 26 रामसर साइट थी और उस समय 200 रामसर साइट खोजी जा चुकी थी पर्यावरण वन मंत्रालय के द्वारा, परंतु 2013 से लेकर के 2024 तक हमने इतनी प्रगति की, आज हम 85 रामसर साइट के साथ खड़े हुए हैं, जो कि सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 16 रामसर साइट, दूसरे नंबर पे अपना प्रदेश, उम्मीदों का प्रदेश, युवाओं का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिसमें 10 रामसर साइट हैं। इन पर विचार करना है। अब एक एक करके पॉइंट को हम लोग लिखेंगे, जो लिखने वाली चीजें होंगी। बाकी आर्द्र भूमियों के संबंध में हम सारी बातें आपको समझा चुके हैं। अब हम थोड़ा बहुत पॉइंट लिख लेते हैं। तो हम बात करते हैं आर्द्र भूमियों के संबंध में। तो आर्द्र भूमि हम किसे कहेंगे? तो पहला पॉइंट लिखते हैं आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं वेटलैंड। वेटलैंड तो लिखेंगे हम, इसकी परिभाषा लिखने का प्रयास करेंगे, थोड़ा बहुत जानेंगे वेटलैंड होता क्या है। तो ऐसा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां वर्ष भर या वर्ष के कुछ महीने या वर्ष के कुछ महीनों तक या वर्ष के कुछ महीनों तक कृत्रिम व प्राकृतिक रूप से खारा व मीठा जल एकत्रित रहे, तो उस क्षेत्र को आर्द्र भूमि की संज्ञा दे दी जाती है। तो उस क्षेत्र को आर्द्र भूमि की संज्ञा दे दी जाती है, संज्ञा दे दी जाती। हमने यहां पर जाना कि आर्द्र भूमि किसे कहेंगे। ये तो पॉइंट हमने जान लिया कि आर्द्र भूमि हम किसको कहेंगे। ये देखना बहुत अच्छा पॉइंट है। थोड़ा लेक्चर बड़ा भी हो जाए तो इससे घबराएंगे नहीं, एक एक करके हम सारी चीजों को कवर करेंगे। जो आर्द्र भूमि होती है, यहां पर हम देखते हैं कि जल 6 मीटर से गहरा नहीं होना चाहिए। जो जल हो, जल की गहराई 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये हो गया आर्द्र भूमि का केस। अब यहां पर एक स्थिति ऐसी बनती है कि स्वाम्पी एंड मर्सी कंडीशन बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि। क्या बोलते हैं? स्वाम्पी एंड मर्सी। अंग्रेजी में भी हम थोड़ा बहुत देख लेंगे, मर्सी एंड स्वाम्पी कंडीशन,
जो सॉयल होती है उसकी मर्सी एंड स्वैम्पी कंडीशन मानी जाती है। अब हम बात करते हैं भारत में आर्द्र भूमियों की पहचान कौन करता है, तो ध्यान देंगे भारत में आर्द्र भूमियों की पहचान, सारे पॉइंट लिखते चलेंगे। भारत में वेटलैंड्स की पहचान, वेटलैंड्स की पहचान कौन करता है, तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। कौन करेगा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा इसकी पहचान की जाती है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा इसकी पहचान की जाती है। अब आर्द्र भूमि हमारे लिए क्यों उपयोगी है, ये बात हमें जाननी है। तो हमने यहाँ पर आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड से संबंधित चर्चा कर ली कि वेटलैंड हम किसे कहते हैं। अब बात आती है आर्द्र भूमि जरूरी क्यों है, कि आर्द्र भूमि हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ सकें और अपने आगे के बिंदु को और सुचारू रूप से हम आगे बढ़ा सकें। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आर्द्र भूमियों की आवश्यकता क्यों। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आर्द्र भूमि जरूरी क्यों। आर्द्र भूमि की आवश्यकता क्यों, आर्द्र भूमि की आवश्यकता क्यों। सबसे पहला बिंदु हमारे सामने आ जाता है कि आर्द्र भूमियों की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले हम कुछ इन पर पॉइंट्स लिखने वाले हैं कि आर्द्र भूमियों की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहला पॉइंट, जीव जंतु एवं जीव जंतुओं के लिए आवास व खाद्य की, जीव जंतुओं के लिए आवास व खाद्य की पूर्ति करता है, जीव जंतुओं के लिए खाद्य, आवास व खाद्य की पूर्ति करता है। दूसरा पॉइंट, जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण। तीसरा पॉइंट, बाढ़ की समस्या में सहायता या बाढ़ आने से बाढ़ को आने से रोकना या बाढ़ को आने से रोकने में सहायक, रोकने में सहायक, फ्लड कंट्रोल करता है ये आर्द्र भूमि, सहायक। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इसके और क्या कार्य होते हैं, तो मृदा अपरदन कम करना, मृदा क्षरण को कम करना, मृदा क्षरण को कम करना। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, इतनी सारी चीजें हमको ये प्रोवाइड कराता है कि जैव विविधता का संरक्षण, बाढ़ को आने से रोकने में सहायक, मृदा क्षरण को कम करना और भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना, जल स्तर को बढ़ाना, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना।
ये सारे के सारे कार्य किसके होते हैं? ये आर्द्र भूमियों से हमें मिलता है। इसलिए आर्द्र भूमि क्या होता है? रासायनिक पदार्थों का पुनर्चक्रण भी करता है। रासायनिक पदार्थों का पुनर्चक्रण, रासायनिक पदार्थों का पुनर्चक्रण, पदार्थों का पुनर्चक्रण, पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकलिंग करता है। इसीलिए इसको बोला जाता है प्रकृति का गुर्दा। प्रकृति का गुर्दा किसे कहते हैं? किडनी ऑफ नेचर। किडनी ऑफ नेचर किसे माना जाता है? वेटलैंड को मानते हैं। किडनी ऑफ नेचर किसको कहते हैं? वेटलैंड को कहते हैं। यहां तक हमारे जहन में बात आती है कि वेटलैंड की बात आ गई कि वेटलैंड को हम नेचर ऑफ किडनी ऑफ नेचर बोलते हैं क्योंकि ये रासायनिक पदार्थों का पुनर्चक्रण करता है, भूमिगत जलस्तर को बढ़ाता है, क्योंकि कभी भी जल रुका रहेगा तो भूमिगत जलस्तर अच्छा रहेगा। ये हमें इतने सारे फायदे होते हैं, इसलिए हमारे लिए आर्द्र भूमि की आवश्यकता होती है। क्या होती है? आर्द्र भूमि की हमारे लिए आवश्यकता होती है। और आर्द्र भूमियों को हम थ्रेड पहुंचा रहे हैं, बार बार नुकसान पहुंचा रहे हैं। आर्द्र भूमियों के लिए थ्रेड हो रहा है, इनको नुकसान हो रहा है। तो कैसे कैसे इनको नुकसान हो रहा है वो हम आगे देखते हैं कि कैसे कैसे इनको नुकसान हो रहा है। आगे हम बात करते हैं कि आर्द्र भूमियों को थ्रेड किससे किससे पहुंच रहा है। ये सारी चीजें हम लोग बात करते हैं। तो आर्द्र भूमियों को जो वेटलैंड है, जो वेटलैंड है, इनको थ्रेड पहुंच रहा है, नुकसान हो रहा है। तो ये नुकसान किन किन वजहों से हो रहा है? तो एक तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की वजह से भी हमें आर्द्र भूमियों को नुकसान हो रहा है। एग्रीकल्चर, एक तो एग्रीकल्चर है फैक्टर जो आर्द्र भूमियों को नुकसान हो रहा है। दूसरा पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से भी आर्द्र भूमियों को नुकसान हो रहा है। अब बात करते हैं जो आर्द्र भूमियां खत्म होने के कगार पे होती हैं उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है। भारत के अंदर अभी भी 2 आर्द्र भूमियां ऐसी हैं जिनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाला गया। सबसे पहले घाना पक्षी अभ्यारण्य या केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर राजस्थान 1990 में डाला गया। दूसरा आपका लोकटक झील 1993 में, जो लोकटक झील आप जानते होंगे मणिपुर में है, ठीक है। वहीं पर केवल राम झाओ जो तैरता हुआ नेशनल पार्क भी बना हुआ है लोकटक झील पे, वो 1993 में डाला गया। उड़ीसा की चिल्का झील, उसको भी 1993 में डाला गया था, परंतु उसको 2002 में वापस निकाल लिया गया मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉल्यूशन। तीसरा क्या है? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज भी क्या कर रहा है? हमारे जो आर्द्र भूमियां हैं इनको क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है, इनको डैमेज कर रहा है। जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, हमको पता है, हमारे विश्व लेवल पर जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको सबको पता है, और हमारे जो एनवायरमेंट वाले जो वैज्ञानिक हैं उनको भी पता है। जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो हम इनसे कैसे बचाया जा सके, तो इस पर सबसे पहली बार एक कन्वेंशन हुआ इसके कंजर्वेशन के लिए। इनके कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण, इनके संरक्षण के लिए एक समझौता हुआ, एक समझौता हुआ जिसको हम बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन। अब ये रामसर कन्वेंशन एक समझौता हुआ। अब इसका नाम रामसर क्यों पड़ा? तो ये रामसर सिटी, एक रामसर सिटी है। रामसर सिटी जो कहां पड़ता है? ईरान में पड़ता है। कहां? ईरान में पड़ता है, और कैस्पियन सागर के तट पे ये स्थित है। इसलिए इस समझौते का नाम रामसर पड़ा, क्योंकि रामसर सिटी में हुआ था। ये रामसर जो कन्वेंशन था ये हुआ था 2 फरवरी 1971 में। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में ये आर्द्र भूमियों पर समझौता हुआ था। इसलिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र को बोलते हैं भीगी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को।
2 फरवरी को, ध्यान देना, हर साल 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इस दिवस की जो शुरुआत की हम बात करते हैं, तो शुरुआत की अगर हम बात कर लें तो 1997, जब हमारा जन्म हुआ तब से इसकी शुरुआत हुई। मतलब 1997 से इसकी शुरुआत हो गई थी विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाने की। आने वाला है जब दिवस आएगा तो इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। क्यों 2 फरवरी को मनाया जा रहा है? क्योंकि इसी दिन आर्द्रभूमियों के संरक्षण पर कन्वेंशन किया गया, और कन्वेंशन कहां हुआ? ईरान के रामसर शहर में, जो कि कैस्पियन सागर के तट पे स्थित है। इसीलिए इस कन्वेंशन का नाम रखा गया रामसर कन्वेंशन। और फर्स्ट कन्वेंशन था जो कंजर्वेशन किसके लिए? आर्द्रभूमि के कंजर्वेशन के लिए हुआ। अब रामसर कन्वेंशन में अगर हम बात करें इंडिया कब शामिल हुआ? भारत 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। ध्यान देना, भारत कब शामिल हुआ? तो भारत शामिल हुआ 11 साल बाद। भारत की शामिल हुआ 11 साल बाद 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन में ये शामिल हो गया। अब ये रामसर कन्वेंशन क्या करता है? देशों को अपने साथ जोड़ता है और आर्द्रभूमियों को अपने साथ मिलाता है, जिनको हम रामसर साइट्स के नाम से जाना जाता है। आप यहां तक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, फिर हम रामसर साइट के बारे में बात करते हैं। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम रामसर साइट हेडिंग बनाते हैं और रामसर साइट्स की बात कर लेते हैं। रामसर साइट्स, तो रामसर साइट्स पर हम बात करते हैं तो कुछ केसेस में हम बात कर लेंगे कि रामसर साइट पे, कुछ केसेस पे बात करेंगे। विश्व का पहला रामसर साइट, विश्व का पहला रामसर साइट, विश्व का पहला रामसर साइट कौन बना? तो रामसर साइट कौन बना? तो कारबोग पेनिनसुला, कारबोग पेनिनसुला 1974 में ये बनाया गया। ये कहां पड़ता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कहां पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया। ध्यान देना, ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ये बात हमको समझ में आ गई। अब विश्व का सबसे बड़ा रामसर साइट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। विश्व का सबसे बड़ा रामसर साइट, सबसे बड़ा रामसर साइट, ये रामसर साइट, विश्व का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? तो क्वीन मार्ड। कहां पड़ता है? कनाडा में पड़ता है। तो लिख लेना क्वीन मार्ड, जो कि कहां पड़ता है? कनाडा में पड़ता है, कनाडा। ठीक है, अब यहां तक हमने देखा कि पहला सबसे बड़ा। अब हम बात कर लेते हैं कि विश्व में रामसर साइट में कितने कितने हैं। तो सर्वाधिक की अगर हम बात करते हैं तो यूके में सबसे ज्यादा इस समय है 175 रामसर साइट। कितना? 175 रामसर साइट्स हैं यूके में, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, फिर है मैक्सिको के अंदर 142 रामसर साइट है। कितनी है? 142 रामसर साइट्स है। किसके अंदर? मैक्सिको के अंदर। अब बात करते हैं अपने भारत की। तो भारत की अगर हम बात करेंगे तो भारत की हम बात कर लेते हैं। भारत 2013 तक की अगर हम बात करेंगे तो 26 रामसर साइट थी। 26 रामसर साइट या रामसर स्थल थे। कितने? 26 थे। और 2024 तक रामसर साइट कितने हो गए? 85।
85 रामसर साइट हो गए इंडिया के अंदर। ध्यान देना, कहीं कहीं आप लोग पढ़ोगे तो पुराना डेटा अगर आप पढ़ते रहोगे तो कहीं 75 मिलेगा, कहीं 80 मिलेगा, तो कहीं 85 मिलेगा। तो वर्तमान में डेटा कितना है? 85 रामसर साइट कितनी है इंडिया के अंदर? है 85 रामसर साइट। अब बात करते हैं 85 रामसर साइट में सर्वाधिक कहां है। सर्वाधिक की अगर बात करते हैं तो 2013 तक तो ये डेटा अलग था। 2013 तक सबसे ज्यादा रामसर साइट जब 26 थी तो आसाम में सबसे ज्यादा रामसर साइट हुआ करती थी। कहां होती थी? आसाम में। परंतु अब कहां है? तो तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा जो रामसर साइट की अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु में है। कितनी है? 16। कहां है? तमिलनाडु में सबसे ज्यादा। और कितनी? 16। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे। सेकेंड हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कितनी है? उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट है। कितनी है? 10 रामसर साइट है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। यहां तक तो हमने बात कर ली। अब थोड़ा इंडिया पे चर्चा करते हैं कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ी, सबसे छोटी कौन सी रामसर साइट है। और उसके बाद हम उत्तर प्रदेश पर आते हैं और उत्तर प्रदेश पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। आप एक बार इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं भारत के अंदर। तो लिखेंगे भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट। 2013 तक डेटा अलग था, अब अलग हो गया। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट भारत। अब सबसे बड़ा, सबसे छोटा। सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे छोटा। तो भारत के अंदर जो रामसर साइट है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे बड़े की जब हम बात करते हैं तो सुंदरवन। सुंदरवन, ठीक है। कहां पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और सबसे छोटा की बात करते हैं तो पहले चंद्रताल था हिमाचल प्रदेश का ही सबसे बड़ा, पहले चिल्का हुआ करता था। अब सबसे बड़ा तो हम सुंदरवन को बात करें, सबसे छोटा रेणुका। रेणुका, रेणुका आर्द्रभूमि। ये कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा आर्द्रभूमि है जो मैनमेड है, मानव द्वारा निर्मित है, ठीक है, जिसको पोंगडेंग बोलते हैं और महाराणा प्रताप सागर भी बोलते हैं। तो लिख सकते हैं महाराणा प्रताप सागर। महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, महाराणा प्रताप सागर बांध। ये क्या है? मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। क्या है? मानव निर्मित बांध है। और ये ह्यूमन मेड आर्द्रभूमि के संबंध में आता है। मानव निर्मित वेटलैंड है। मानव निर्मित वेटलैंड है। अब आर्द्रभूमि के संबंध में क्या क्या हम लिख सकते हैं? आर्द्रभूमि में हम डेल्टा, एस्चुरी, नदी, नहर, तालाब, झील, ये सब आर्द्रभूमि की श्रेणी में आ जाएंगे। तो आर्द्रभूमि की श्रेणी में अगर हम इनको लेना चाहें तो हम किन किन की बात कर सकते हैं? तो आर्द्रभूमि में हम झील को भी शामिल करेंगे, हम तालाब को भी शामिल करेंगे, हम नदी को भी शामिल करेंगे, नहर को भी शामिल करेंगे, हम डेल्टा को भी शामिल कर लेते हैं, हम एस्चुरीज को भी शामिल कर लेते हैं। ये सब किस में आ जाएंगे? आर्द्रभूमियों की श्रेणी में आ जाएंगे। इन्हीं सब में आर्द्रभूमियों को देखा जाता है और इन्हीं को फिर रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं अपने उत्तर प्रदेश को, प्यारे से प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे और अच्छे से जानेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से। और आर्द्रभूमि के संबंध में हम अगला उत्तर प्रदेश की बारी देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं, उत्तर प्रदेश, तो
अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश, यहां कुल रामसर साइट कितनी है? तो ध्यान देंगे, कुल रामसर साइट, कुल रामसर साइट, रामसर साइट 2013 तक यहां पर मात्र एक रामसर साइट थी। कितनी? एक रामसर साइट थी। अब रामसर साइट की संख्या 10 हो गई। कितनी हो गई है? 10 हो गई है। देखिएगा कितना बड़ा अंतर आया उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, तो हमने उत्तर प्रदेश की बात की तो कुल रामसर साइट की संख्या 10 है, जो कि दूसरे नंबर पे है। ये बात तो हम समझ चुके। अब उत्तर प्रदेश में हम यूपी की बात करते हैं, और यूपी में सबसे बड़ा सबसे छोटा देख लेते हैं। सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ये दोनों रामसर साइट 2019 में जोड़ी गई। सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है? दोनों 2019 में ऐड की गई रामसर साइट के अंतर्गत। सबसे बड़ा बखीरा, वखीरा आर्द्र भूमि, वखीरा आर्द्र भूमि, ये कहां पड़ती है? तो ये संत कबीर नगर में पड़ती है। संत कबीर नगर, संत कबीर नगर है, संत कबीर नगर। ठीक है, और दूसरा जो सबसे छोटा है वो हैदरपुर है। हैदरपुर सेंचुरी। तो जो हैदरपुर सेंचुरी है ये कहां पड़ती है? तो हैदरपुर सेंचुरी की जब हम बात करते हैं, हैदरपुर सेंचुरी का जो मामला है वो मुजफ्फरपुर और बिजनौर सीमा के आसपास पड़ता है। तो ये मुजफ्फरपुर बिजनौर सीमा, मुजफ्फरपुर बिजनौर सीमा क्षेत्र के आसपास ये पड़ती है, सीमा क्षेत्र के आसपास पड़ती है। अब उत्तर प्रदेश का सबसे पहला की अगर बात कर लिया जाए, सबसे पहला रामसर साइट, सबसे पहला रामसर साइट, सबसे पहला रामसर साइट की अगर हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पहला रामसर साइट है वो अपर गंगा रिवर है। कौन सा है? अपर गंगा रिवर, अपर गंगा रिवर। तो अपर गंगा रिवर जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पहला रामसर साइट है। ये 2005 में इसको रामसर साइट की श्रेणी में रखा गया, और ये पड़ता है ब्रज घाट से नरौरा के आसपास। इसकी जो स्थिति है ये ब्रज घाट से नरौरा के आसपास पड़ता है। ब्रज घाट, यहां पर ब्रज घाट से मतलब है नरौरा तक। तो हम अगर बात करते हैं ब्रज घाट से मथुरा का मतलब मत निकाल लेना, क्योंकि अमूमन जब कभी बात आती है ब्रज का अर्थ मथुरा में आता है। तो ब्रज घाट जो ये पड़ता है ये हापुड़ में पड़ता है, हापुड़ में पड़ता है, और ये पड़ता है आपका बुलंदशहर में, बुलंदशहर। नरौरा आपका बुलंदशहर पड़ता है। तो हापुड़ से बुलंदशहर के बीच का जो क्षेत्र है, जो स्थान है, ये अपर गंगा रिवर का है, जो कि उत्तर प्रदेश का पहला रामसर साइट है जो 2005 में शामिल किया गया। यहां तक अपन बात कर लिए कि उत्तर प्रदेश में हमने 3 जो है ऐसे देख लिए। अभी 10 के बारे में हमको पढ़ना है, तो एक एक करके हम 10 के बारे में पढ़ लेंगे। आपको हर जगह बता देंगे कि कौन सा रामसर साइट कहां पड़ता है और कौन से रामसर साइट को कब जोड़ा गया, ये भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, आप फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके उत्तर प्रदेश के बारे में और भी चर्चा करते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो 10 रामसर साइट हैं उन पर भी चर्चा कर लेंगे। यूपी के अंदर 10 रामसर साइट है, 10 रामसर साइट हैं। इन 10 रामसर साइट को हम लोग एक समय के अनुसार बांट लेंगे। तो सबसे पहले समय में कौन आता है? 2005 वाला आता है।
तो उत्तर प्रदेश में रामसर साइट में एक 2005 में जोड़ा गया, जिसको हम क्या मानते हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा किए, अपर गंगा रिवर, या इसको हिंदी में लिख लो अपर गंगा रिवर, अपर गंगा रिवर। जो अपर गंगा रिवर है ये कहां कहां पड़ता है, तो हमने बताया ब्रज घाट से नरौरा, ब्रज घाट से नरौरा, ये हमने बता दिया। दूसरा 2019 में कुछ इस प्रकार से रामसर साइट का दर्जा दिया गया, 19 के अंतर्गत कुछ इस प्रकार से रामसर साइट जोड़ी गई। छह रामसर साइट 19 में जोड़ी गई, जिनमें हम पहले बात करते हैं समान। समान ये पड़ती है आपकी मैनपुरी में। कहां पड़ती है? मैनपुरी में पड़ती है। एक है सरसई, जो सरसई है वो पड़ती है इटावा में। कहां पड़ती है? इटावा में पड़ती है। एक है समसपुर, समसपुर ये पड़ती है आपकी, समसपुर की हम अगर बात करते हैं तो ये रायबरेली में पड़ती है, रायबरेली में पड़ती है। और एक है सांडी, जो कि हरदोई में पड़ती है, जो कि हरदोई में पड़ती है। और एक है पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा ये पड़ती है आपकी गोंडा में। हमने सा वाले सब साथ में लिखा दिए। और एक बचती है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पक्षी पक्षी लिख गया, पक्षी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य। ये कहां पड़ती है? ये उन्नाव में पड़ती है, उन्नाव में। इसको लास्ट में इसलिए लिखा है, इसका 2015 में नाम बदल दिया गया, 2015 में इसका नाम बदल दिया गया, 2015 में नाम बदला। और क्या नाम बदला और नाम क्या रखा गया? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य, शहीद चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। हमने पढ़ाई भी चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से की, और आज चंद्रशेखर जी का नाम भी आ गया। तो शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य इसका नाम रखा गया, पक्षी अभयारण्य। इसके अंतर्गत एक ध्यान देना, बहुत से लोग अभयारण्य में आधा बनाते हैं, परंतु हिंदी की वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध अभयारण्य ऐसे लिखा जाता है जिसके अंदर दीर्घ संधि आती है, अभयारण्य। ठीक है, तो हमने बात की 2015 में नाम बदल दिया गया, 2019 की हमने ये पक्षी अभयारण्य देख लिए। 2020 में एक पक्षी अभयारण्य का दर्जा दिया गया, सूर सरोवर, सूर सरोवर ये पड़ता है इटावा। कहां पड़ता है? इटावा के अंतर्गत आता है, सॉरी आगरा के अंतर्गत ये आता है, सूर सरोवर आगरा, आगरा आगरा जनपद में सूर सरोवर आता है। और 2021 में जो दो बने थे वो हमने आपको बता ही दिए हैं, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2021 में बने थे। नहीं याद हैं? फिर से देख लेना, फिर से लिख लेना, तो एक सीक्वेंस बन जाएगा। तो 2021 वाले की हम बात अगर कर लें तो इधर 2021 वाले की हम बात कर लेते हैं। 2021, तो 2021 में दो को दर्जा दिया गया, और वो दो कौन से हैं? एक है बखीरा, बखीरा ये कहां पड़ता है? संत कबीर नगर, संत कबीर नगर
और एक है हैदरपुर। हैदरपुर, और हैदरपुर वाले को हम कहाँ रखते हैं? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर बिजनौर सीमा क्षेत्र। मुजफ्फरपुर बिजनौर सीमा क्षेत्र, सीमा क्षेत्र के आसपास इनको हम लोग देखते हैं। ये हाईवे पे ही पड़ता है, मुजफ्फरपुर बिजनौर हाईवे पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यूपी के 10 वेटलैंड के बारे में डिटेल से चर्चा कर लिया कि कब कौन सा वेटलैंड शामिल हुआ और कहाँ ये वेटलैंड है। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का पॉइंट था, परंतु हमने इसको पूरे भारत और विश्व के साथ इसलिए जोड़ दिया कि अब दोबारा आपको विश्व आर्द्र भूमि पर चर्चा नहीं करनी है। जहां से भी प्रश्न आएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। यूपी स्पेशल में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान देना। अब हम बात करते हैं कि अगला टॉपिक आप लोग डिसाइड करो कि हम क्या लेकर के आए। हमने कुछ टॉपिक जैसे जनजातियां पढ़ा दी, आज रामसर साइट पढ़ा दिया। अब अगला टॉपिक आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको सजेस्ट करिएगा कि आपको क्या आवश्यकता है, हम क्या आपको पढ़ा सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा वो एक ऑथेंटिक सोर्स के साथ होगा, एग्जाम से रेलिवेंट होगा, फालतू का कोई मैटर आपको नहीं दूंगा। और पढ़ाने का जो तरीका, जो शैली होगी हमारी, बहुत ही आसान होगी और बहुत ही सिस्टमेटिक होगी कि आपको दोबारा कभी रिवाइज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ोगे आपको बार बार याद रहेगा। अब हम बात करते हैं कि आप सभी लोग एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी लोग एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं, तो एजीटीए का जो शताब्दी बैच है इसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, पूरा 100 नंबर का। इस शताब्दी बैच में आपको 100 नंबर का हमारे माध्यम से आपको कोर्स दिया जा रहा है। ये मात्र 249 रुपए में आपको दिया जा रहा है। कितने? 249 रुपए में आपको ये कोर्स दिया जा रहा है। ये कोर्स कहाँ मिलेगा? आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिएगा और ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप रजिस्टर करके पेड कोर्स में जाके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर असुविधा आ रही है तो दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी सूचना कह लो या हम बात कर लें कि बहुत ही ज्यादा अच्छा वाईडी परिवार की तरफ से कुछ होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के नन्हे मुन्ने कृषि में पल रहे बच्चों के लिए। तो वो क्या खास है तो हम आपको बता दें, यूपी कैटेड। तो बहुत से बच्चे हमसे ये कह रहे थे कि सर आपने वाईडी कृषि संस्थान की शुरुआत ही यूपी कैटेड एग्जाम से की थी और यूपी कैटेड का बैच सर आपके कोचिंग या संस्थान से नहीं आ रहा है। तो वे बच्चे जो अभी 11th-12th की तैयारी कर रहे हैं, क्रैश कोर्स में यूपी कैटेड की तैयारी करना चाहते हैं और वो एडमिशन पाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी में जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित हो, तो यूपी कैटेड वाले बच्चे आपका जो बैच है वो मात्र और मात्र 499 रुपए में आपको दिया जाएगा, जिसमें आपके 10 से 11 सब्जेक्ट होंगे और बिना पीपीटी के माध्यम से आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे कम रुपए में और सबसे अच्छी फैकल्टी के द्वारा आपको ये कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आपको यूपी कैटेड में जो सिलेबस है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीएस या जीके और एग्रीकल्चर, ये कंप्लीट 200 क्वेश्चन आते हैं आपके। इन 200 क्वेश्चन पर होगा घमासान प्रहार आपके साथ, हमारे और आपके द्वारा हम कंप्लीट करेंगे ये कोर्स बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। तो जो बच्चे अभी 11th-12th की तैयारी कर रहे हैं या आपके नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन जो प्रदेश की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाने का सपना देख रहे हैं, तो वो सपना आप दूर नहीं, आपको कहीं कानपुर, कहीं लखनऊ, कहीं प्रयागराज, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर से, अपने घर के माहौल में रह के, पल बढ़ कर, घर का भोजन खाकर आप तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम में, मात्र और मात्र
₹499 में आपकी संपूर्ण तैयारी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हमारे छोटे भाई बहन भी हमारे साथ जुड़ सकें और वो भी मुख्य धारा में आ सकें और एग्रीकल्चर की बेहतरीन तैयारी को अपने अंजाम दे सकें। जो सपने देखे हमारे साथ हमारे घर वाले, तो वो भी पूरा कर सकें। आज का वीडियो सभी लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। बने रहिएगा हमारे चैनल पर, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।